Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I'm going to start with the topic of marketing environment. Those who are new to the channel, let me tell you, we have prepared a series of lectures on the topics of marketing, like marketing mix, marketing philosophies, importance and functions of marketing and various other topics. So in the today's video, I'm going to start with the concept of marketing environment. First of all, let's understand what is environment. Environment क्या होता है? In simple words, हर वो चीज़ जो आपके आसपास है और आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. राइट, ऑल द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस मी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे कॉन्स्टिट्यूट माई एनवायरनमेंट. राइट, सो इन द सेम सेंस मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फोर्सेस जो कि फर्म को इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसे हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहेंगे. राइट, ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फर्म्स एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. राइट, हैविंग अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर. सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दैट. तो कोई भी चीज़ जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है उसे हम कहेंगे ये हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट है. क्लियर? सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ marketing environment. Now let's see what are the elements of marketing environment. Marketing environment can be bifurcated into two parts, internal and external environment. Internal environment होता है वो सब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है. एक्सटर्नल वो सब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है. एंड एक्सटर्नल को हम फर्दर बाइफिकेट कर सकते हैं माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में. राइट, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. स्टूडेंट्स माइक्रो एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट समझते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इंटरनल अलग होता है. एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट वन बाय वन. सो फर्स्ट वी हैव इज इंटरनल एनवायरनमेंट. एज सिंपल एज दैट, ऑल द एलिमेंट्स दैट डिफाइन द कंपनी स्ट्रक्चर विद इन. जो कंपनी के स्ट्रक्चर के इनसाइड जो चीज़ें हैं उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं. वो सारे एलिमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं उन्हें हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल, रिसोर्सेज क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास? ऑब्वियसली अगर किसी के पास फंड्स कम होंगे तो वो उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकते. राइट, सो रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, स्किल कितनी है, आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, स्ट्रैटेजीज़ कैसी हैं आपकी. राइट, सक्सेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज़, प्लान्स कैसे हैं आपके, स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से. स्टेक होल्डर्स एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या वो सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट्स चाहते हैं. मैनेजमेंट की वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट. राइट, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ दैट दिस एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली कंट्रोलेबल. इस पूरे एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरनल है. राइट, नाउ लेट्स गो टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम फर्दर बाइफिकेट करते हैं within micro and macro environment. Let's understand micro environment first. माइक्रो वर्ड का मतलब हम सबको पता है. माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, छोटा. राइट, अ वेरी नियर बाय यूनिट. यहीं पे माइक्रो एनवायरनमेंट हो जाता है वो सारे एलिमेंट्स जो फर्म के इमीडिएट एनवायरनमेंट में है. राइट, दे आर एक्सटर्नल, लेकिन बिल्कुल पास वाला जो एनवायरनमेंट होता है जो मेरी फर्म को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं. राइट, सम फीचर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, ये एक डायरेक्ट एनवायरनमेंट है. डायरेक्ट मतलब ये मेरी फर्म को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा. इस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो पार्शियली कंट्रोलेबल है. मतलब मैं कुछ हद तक उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो मेरे इमीडिएट एनवायरनमेंट में है. बट क्योंकि वो एक्सटर्नल है तो हम उन्हें कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है माइक्रो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक एक फर्म को ही इन्फ्लुएंस करते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर माइक्रो एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो वो सबको इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं कस्टमर्स. मेरे कस्टमर्स कौन हैं, मेरे सप्लायर्स कौन हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ कौन है. अब एम्प्लॉयज़ इंटरनल एनवायरनमेंट भी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है, मतलब माइक्रो का भी पार्ट है. मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये सब होता है माइक्रो एनवायरनमेंट. यानी कि ये वो सब लोग हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. बिल्कुल मेरा इमीडिएट एनवायरनमेंट है और इन्हें मैं कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हूँ. दे आर पार्शियली कंट्रोलेबल. दिस इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट. राइट,
एंड लास्ट वी हैव इज द मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट होता है ब्रॉडर पिक्चर, बड़ा एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो इकोनॉमी में ओवरऑल तरीके से है, कंडीशंस दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी एज अ होल, उसे हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, राइट. ये एनवायरनमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और ये इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोविड पैंडमिक, ये एक मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट. मेजरली अनकंट्रोलेबल, जनरली इस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, राइट. एंड इसे हम जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं. जनरल एनवायरनमेंट का मतलब है इस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो मोर और लेस हर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली आप ही की ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगे. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कोविड पैंडमिक हैज़ इन्फ्लुएंस्ड एवरी बिजनेस, एवरी इंडस्ट्री. तो वो एक मैक्रो एनवायरनमेंट का एलिमेंट हो जाता है, राइट. लेट्स अंडरस्टैंड कि मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. अब जब भी हम मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल. पेस्टल बेसिकली एक एक्रोनिम है, PESTEL. ये वो 6 फैक्टर्स हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो अगर कोई आपसे मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पूछे, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पेस्टल एनालिसिस. नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस पेस्टल स्टैंड्स फॉर. P stands for political forces. Political forces मतलब आपकी इकोनॉमी में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कैसी है, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है. जैसे आज के सिनारियो में हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो बहुत ही डिस्टर्बिंग है एंड दैट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस एवरी इंडस्ट्री, राइट. तो ये एक मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है. ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमी का GDP, what is the status of that. If it is a developed economy, the business is going to be according. If it is a developing economy, the industry is going to be accordingly. So that's economic. S stands for socio-cultural environment. जब भी हम social की बात करते हैं means we are talking about the people of the country. लोगों की cultural beliefs क्या है, वहाँ का social customs क्या है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब आ जाता है आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. डेफिनेटली इसका भी बिजनेस पे इन्फ्लुएंस आता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया में बीफ कंजम्पशन नहीं होता है, राइट. द कंजम्पशन ऑफ बीफ इज़ वेरी लो इन इंडिया. सो इफ एनी फूड जॉइंट दैट वांट्स टू एंटर इंडिया दे कैन नॉट सेल बीफ, एज सिंपल एज दैट. सो इससे हमें पता चलता है कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस करता है. T stands for technological environment. टेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में साइंटिफिक नॉलेज को कितना अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी. सो जिस इकोनॉमी में है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमीज लाइक सिंगापुर, जापान, दे आर टेक्निकली वेरी वेरी एडवांस्ड इकोनॉमीज, राइट. एंड वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं. बट इंडिया की या अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, they are not that technically advanced. तो यहाँ पे marketing strategies different होती हैं. E stands for ecological environment. Ecological environment again we are talking about all the natural forces that we have, right. किसी country में कितने natural resources हैं, abundance of natural resources है या deficiency है natural resources की, government natural resources को कितनी importance देती है, इन चीज़ों पे ecological environment depend करता है. For example in today's scenario, in India, government has become very very strict towards the plastic packaging of goods. So in today's scenario, you will see बहुत सारे products ऐसे आते हैं जो recyclable packaging में आते हैं. Because over the years ही हम अपने ecological environment को लेके बहुत conscious हुए हैं. And that has affected the packaging of various products. That has affected the marketing strategies of various products. ये होता है ecological environment. And the last we have is the legal environment. Legal environment as simple as that, the laws and rules that apply in the economy. हर कंट्री का, हर इकोनॉमी का लीगल स्ट्रक्चर अलग होता है, हर इकोनॉमी में लीगल रूल्स अलग होते हैं एंड द बिजनेस पीपल दे हैव टू अबाइड बाय दोज रूल्स. उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड द मैक्रो एनवायरनमेंट. अगेन मैक्रो एनवायरनमेंट होता है एक बड़ा एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट जो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है. और जब भी हम मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं वी ऑलवेज अंडरस्टैंड इट बाय द पेस्टल एनालिसिस, PESTEL.
समवेयर यू विल ऑल्सो फाइंड दैट पेस्टल एनालिसिस को स्टीपल एनालिसिस भी कहा जाता है, STEEPLE. The meaning remains the same, it's just that they have changed the sequence of the words. So that's called the pestle analysis. So these are the elements of the marketing environment. Let me just show you that again. So this is the components of the marketing environment: internal environment, external environment, and within external environment we have micro and macro. Now I am going to explain you various other models जिससे हम अपने environmental analysis कर सकते हैं. First model that we have done, that is called the pestle analysis. कोई भी organization किसी भी economy में enter करने से पहले pestle analysis करती है. That means they want to see कि इस economy का macro environment structure कैसा है. Clear? Now let us see some other models. So after the pestle analysis, we have is the SWOT analysis. SWOT analysis is one of the simplest, basic and the best model of any environmental analysis. SWOT analysis इतना famous है कि एक individual से लेके एक organization तक हर कोई अपना SWOT analysis करता है. SWOT again एक acronym है, यानी कि SWOT, they stand for something. Let us see. First आता है S. S stands for strength. स्ट्रेंथ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, ऐसी चीज़ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और वो मेरे लिए एक बेनिफिट का काम करती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ. व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल्स एट. सो हेयर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस. जैसे रिलायंस की स्ट्रेंथ है मास प्रोडक्शन, राइट. दे हैव ह्यूज कैपेसिटी, दे हैव ह्यूज फंडिंग, जिससे वो मास प्रोडक्शन करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले सकते हैं इन वॉट एवर इंडस्ट्री दे एंटर. सो इसे कहते हैं स्ट्रेंथ. इंटरनल फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर. W स्टैंड्स फॉर वीकनेस. वीकनेस होता है अगेन इंटरनल फैक्टर, लेकिन ये एक नेगेटिव फैक्टर है. दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर. वो फैक्टर विच स्टॉप्स द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म एट इट्स ऑप्टिमम लेवल. ऐसी चीज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट परफॉर्म करने से रोकती है. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस जानना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दैट इज समथिंग इंटरनल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू हाइड इट, राइट. O stands for opportunity. अपॉर्चुनिटी होता है पॉजिटिव फैक्टर, लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसी चीज़ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पोटेंशियल एडवांटेज हो सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ नोशन कि गवर्नमेंट शायद टैक्स रेट कम करने वाली है. गवर्नमेंट शायद मेरे प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट मैं सेल करती हूँ, उस पर टैक्सेस रिड्यूस करने वाली है या सब्सिडीज देने वाली है. तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. एंड लास्ट T स्टैंड्स फॉर थ्रेट. थ्रेट होता है पोटेंशियल हार्म, यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और नेगेटिव फैक्टर्स हैं. ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरे लिए एक थ्रेट का काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ नोशन कि शायद गवर्नमेंट कोई नया रूल लेके आने वाली है जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा. दैट बिकम्स अ थ्रेट फॉर मी. So this is called SWOT analysis. Again, one of the very basic and one of the very very nice model to understand your environment. तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना environment internally as well as externally जानना है, they can do the SWOT analysis: strength, weakness, opportunities and threat. That's the second model of the environmental analysis. The third model that we have is the Michael Porter's 5 force model. अब माइकल पॉटर ने ऐसे 5 फोर्सेस दिए थे. He said if you understand these 5 forces, you can find out the competitiveness in your industry. आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कितनी कॉम्पिटिटिव है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली. सो पोर्टर ने बेसिकली 5 फोर्सेस दिए हैं और ये सभी 5 फोर्सेस हम कह सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस 5 फोर्सेस फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑल्सो रिलेटेड टू द पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल. फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटर, बायर्स, सप्लायर्स, सब्सटीट्यूट्स एंड न्यू एंट्रेंट्स. तो पोर्टर ने बोला इन 5 चीज़ों को एनालाइज कीजिए. आपके कॉम्पिटिटर्स कितने स्ट्रांग हैं, आपके बायर्स कितने स्ट्रांग हैं, आपके सप्लायर्स कितने स्ट्रांग हैं, आपके प्रोडक्ट के कितने सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और न्यू एंट्रेंट्स यानी कि आपकी इंडस्ट्री में न्यू एंट्रीज़ के आने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि जितने न्यू एंट्रेंट्स आएंगे उतना कॉम्पिटिशन आपके लिए बढ़ जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज 5 फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Here I have taken an example of Starbucks. Starbucks एक renowned coffee brand है, and let's do the 5 force model analysis for Starbucks.
सबसे पहले हमने लिया है कॉम्पिटिटर्स। स्टारबक के कॉम्पिटिटर्स क्या हैं? कोस्टा कॉफ़ी, मैकडोनल्ड्स, बरिस्ता, नेरो कैफ़े, ये सब स्टारबक के कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड येस, दीज कॉम्पिटिटर्स आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, यानी कि स्टारबक को पता है कि उसके लिए एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पेट्रोलियम कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करूँ तो शायद कंपटीशन उतना स्ट्रांग नहीं होगा, बिकॉज देर आर वेरी वेरी फ्यू प्लेयर्स, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है, तो उनका कंपटीशन उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन स्टारबक्स का कंपटीशन स्ट्रांग है। देन आता है सप्लायर्स। स्टारबक के जो सप्लायर्स हैं ये वो लोग हैं जो स्टारबक्स को कॉफ़ी बीन्स, मिल्क या शुगर प्रोवाइड करते हैं। दीज आर वेरी बेसिक प्रोडक्ट्स। तो सप्लायर्स का थ्रेट स्टारबक्स के लिए बहुत लो है। सप्लायर्स स्टारबक्स जैसे ब्रांड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर अबंडेंट ऑफ सप्लायर्स अवेलेबल जो ऐसे बेसिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट स्टारबक्स इज़ अ बिग ब्रांड नेम, सो नोबडी वॉन्ट्स टू लूज अ कस्टमर लाइक स्टारबक्स, राइट। तो सप्लायर्स के केस में स्टारबक्स को बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, राइट। देन कम्स न्यू एंट्रेंस। न्यू एंट्रेंस मतलब क्या कॉफ़ी इंडस्ट्री में एंटर करना ईजी है? यस, एनीबडी कैन ओपन अ लोकल कॉफ़ी कैफ़े एंड दैट कैन वर्क। तो यस, न्यू एंट्रीज आ सकती हैं, थ्रेट हमारे पास है, बट ये न्यू एंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल है स्टारबक्स जैसे चेन ऑफ ब्रांड को कॉम्पिटिशन देना, राइट। तो न्यू एंट्रेंस का थ्रेट हम कहेंगे कि मॉडरेट है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कम इसलिए नहीं है बिकॉज टुडे पीपल आर प्रेफरिंग टू गो टू अ लोकल कैफ़े, राइट। सो दैट कम्स न्यू एंट्रेंस। देन कम्स बायर्स। क्या बायर्स का स्टारबक्स के लिए थ्रेट है? यस। वाई? बिकॉज बायर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं, एज सिंपल एज दैट। लोकल ब्रांड्स बहुत आ गए हैं, स्टारबक्स के कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, बायर्स कैन ईजिली स्विच। तो बायर्स के लिए थ्रेट है, मतलब बायर्स स्टारबक्स के लिए एक थ्रेट का काम कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है सब्सटीट्यूट। अगर बायर्स का थ्रेट हाई होता है तो सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। सब्सटीट्यूट मतलब आपके प्रोडक्ट के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फॉर अ कॉफ़ी देर आर मेनी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। वी हैव टी, वी हैव जूसेस, वी हैव फजेस, वी हैव इवन आइसक्रीम्स ऑल्सो, और इसमें से कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो बहुत चीप भी हैं, राइट। सो येस, सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट स्टारबक्स के लिए बहुत हाई है। यहीं पे अगर मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करूँ तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए सब्सटीट्यूट का थ्रेट बहुत लो है। I mean, yes, there are substitutes, but it is very difficult for people to switch, right? Buyers का थ्रेट भी लो है, न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट भी लो है। न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट इसलिए लो है क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एंटर करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कम होता है। सो दिस इज हाउ द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल helps us to analyze the competitiveness in any industry, right? So that's the third model of the marketing environment that we have done. And the last model that we have is the BCG matrix. अभी BCG matrix क्या है? ये है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक मैट्रिक्स दिया था विच इज़ अगेन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ओनली, और इस मॉडल के थ्रू उन्होंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं that understand your environment and what strategy you should apply according to your environment. So this is how the BCG matrix looks like. On the vertical side we take the market growth rate, यानी कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसकी मार्केट कितनी ग्रो कर रही है, that's called market growth rate. And on the horizontal axis I have relative market share, यानी कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसमें आपका कितना मार्केट शेयर है, आप कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, क्लियर। तो ये दो मैट्रिक्स पे, ये दो एक्सिस पे हम अपना मैट्रिक्स बनाते हैं। फर्स्ट आता है स्टार पोजीशन। स्टार पोजीशन का मतलब है हाई मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई शेयर, यानी कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है और आपका मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रांग है। सो दैट मीन्स आप क्या हैं, स्टार पोजीशन पे हैं। यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्ट हैवी, यानी कि यहाँ पे आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बेनिफिट्स, राइट। सेकेंड पोजीशन आती है क्वेश्चन मार्क पोजीशन। क्वेश्चन मार्क पोजीशन का मतलब है मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है, मतलब जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में ग्रोथ का स्कोप बहुत हाई है, बट आपका मार्केट शेयर कम है, आपका मार्केट शेयर उतना स्ट्रांग नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चनेबल पोजीशन, द प्रॉब्लम इज समथिंग विद यू। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यू इन्वेस्ट टू कन्वर्ट। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हैवी इन्वेस्टमेंट डालना है एंड टेक योर सेल्फ टू द स्टार पोजीशन। कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन मार्क पोजीशन से स्टार पोजीशन तक पहुंच जाएं, राइट। थर्ड वी हैव इज द कैश काउ। कैश काउ का मतलब है मार्केट ग्रोथ रेट तो लो है, यानी कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसकी मार्केट ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन आपका शेयर बहुत स्ट्रांग है, आप उस इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग प्लेयर हैं।
तो इस पोजीशन को हम कहते हैं कैश काउ। यहाँ पे स्ट्रैटेजी होती है मिल्किंग स्ट्रैटेजी। मिल्किंग स्ट्रैटेजी का मतलब है जितने बेनिफिट्स ले सकते हैं ले लीजिए। इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। तो इस केस में जितना आपका भी शेयर स्ट्रांग है उससे जितने बेनिफिट ले सकते हो ले लीजिए, राइट। दैट्स कॉल्ड द कैश काउ स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट आता है डॉग पोजीशन। डॉग पोजीशन होता है मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है, यानी कि इस मार्केट में कोई स्कोप नहीं है, और आपका मार्केट शेयर भी लो है, आप भी कोई बहुत स्ट्रांग प्लेयर यहाँ पे नहीं है। सो इन दैट केस दिस मीन्स यू आर इन अ डॉग पोजीशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको करना होता है डिसइन्वेस्ट, यानी कि अब इस इंडस्ट्री से आप निकल जाइए। डू नॉट पुट एनी मनी, वॉट एवर मनी यू हैव पुट, टेक इट बैक। This is the fourth model of the environmental analysis. So in this video, I have explained you what is marketing environment. We have done the elements of marketing environment and we have done various models also जिससे हम marketing environment को study करते हैं, right? So I hope you all like the video. If you like it, please tell me in the comment section and do subscribe to the channel and keep studying till then. In the next video, I'm going to come up with another interesting topic of the marketing which is called consumers. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कंज्यूमर्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, राइट। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।